नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। वीकली एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार का दिन है। बाजार में हम देखते हैं कि अमूमन वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। वैसे भी 2 दिन से बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं, तो 2 दिन की कमजोरी के बाद आज जब वीकली एक्सपायरी का दिन है तो आपको बाजार में कैसे रणनीति बनानी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। शरदमिश्रा.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। थैंक यू संदीप, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो चलिए सर, पहले ये समझते हैं कि कल का बाजार किस तरह का था, यानी कि कल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, और फिर आज की तैयारी शुरू करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं कल के बाजार की तरफ। बाजार में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार कमजोरी ही देखने को मिल रही है। हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। कल के सेशन में भी अगर आप देखें तो बाजार में हमने देखा कमजोर शुरुआत हुई, उसके बाद रिकवरी की कोशिश हुई, और उसके बाद फिर से आप देखिए बाजार में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। तो उतार चढ़ाव वाला सेशन कल भी था और आखिरकार हम लाल निशान के साथ बंद हुए। 86 अंकों की गिरावट लेकर निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की, और बैंक निफ्टी जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले 1-2 दिन से, कल वहां पे भी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। 25,093 का हमने हाई बनाया था, और लेकिन 2 दिन के बाद हमने देखा निफ्टी में फिर जो 25,000 का की साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे जाकर ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी। हायर लेवल्स 25,100 के आसपास के थे, वहां से करीब करीब 125 अंक निफ्टी गिरकर बंद होता हुआ दिखा, और 25,212 का हाई हमने परसों के दिन बनता हुआ दिखा था। यानी कि बाजार में हम देख रहे हैं कि जो लोअर हाईज हैं वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पिछले दिन का जो हाई है उसके बाद जो अगला दिन आ रहा है, जो हाई बन रहे हैं वो पहले दिन के हाईज के मुकाबले नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो लोअर हाइस के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है। कुछ ऐसा ही रुझान हमने सेंसेक्स में भी बनता हुआ देखा। कल जहां हमने एक समय 82,000 के आसपास का लेवल टच कर लिया था, वहां से करीब करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली, और परसों का हाई 82,300 का था। तो यहां पे भी हूबहू वैसा ही रुझान देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी का कल का हाई अगर आप देखेंगे तो 52,031 का था, लेकिन परसों का अगर आप हाई देखेंगे तो 52,022 का था। तो 9 पॉइंट ही सही, लेकिन परसों का जो हाई था उसको बैंक निफ्टी ने कल भी क्रॉस किया, टिक नहीं पाया। वहां से करीब करीब 250 अंकों के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में शायद उतनी कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। क्या कुछ ऐसा ही रुझान है? शरद सर से समझ लेते हैं। सर, ये जो मार्केट में हम लोअर हाइज बनते हुए देख रहे हैं, यानी कि पिछले दिन का जो हाई है वो बाजार नहीं कवर कर पा रहा है या उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्या ये कोई चिंता का संकेत है? क्या संकेत रीड कर रहे हैं आप सर, ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं बाजार में उससे? जी तो देखिए, रिलायंस के रिजल्ट के बाद आप रिलायंस और टीसीएस को देखें तो वहां पर बाजार थोड़ा असमंजस में रहा है। टीसीएस का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बाजार एंटिसिपेट कर रहा था। और रिलायंस के रिजल्ट के बाद भी आप देखिए फ्राइडे को आपको रिलायंस में एक बार ठीक ठाक बिल्डअप देखने को मिला है। सबसे पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूं। देखिए रिलायंस में अगर आप देखें जो फ्राइडे को बिल्डअप देखने को मिला है 2700 के स्ट्राइक पर अब लगभग 16,000 पुट राइटर खड़े हुए हैं, जिसके अगेंस्ट करीब 15,000 कॉल राइटर है। तो 2700 पर एक छोटा सा बेस बना है। इसका आप अगर इम्प्लीकेशन देखें इंडेक्स के ऊपर क्या हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,950 पर एक अच्छा पुट राइटर का बेस है, करीब 1,26,000 शॉर्ट पुट यहाँ पर बिल्डअप है, और 24,900 पर 1,73,000 का शॉर्ट पुट बिल्डअप है। 25,000 अभी भी पूरी तरह से कॉल राइटर के कब्जे में है। करीब 3,24,000 कॉल राइटर को ऑपरेटर्स यहाँ पर बना हुआ है। अब आप देखिए ये बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड हो जाता है मामला। इस कंडीशन में मुझे लगता है कि जो 24,900 से 43,966 का जो एक बेस है निफ्टी का, वो देखिए लगातार टेस्ट हो रहा है, क्योंकि 25,078, 25,084 जो ऊपर 25,000, 25,100 पर कॉल राइटर का जोन है, उसको बार बार प्राइसेस को निगेट कर रहा है। और अगर आप देखिए तो आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, मोर और लेस उसी के नीचे क्लोजिंग ले रहा है। तो थोड़ा सा वीक है। मुझे लगता है अगर रिलायंस थोड़ा सा स्पॉट करे और ये लेवल ब्रीच हो 25,078, 25,084 एक बार कन्विंसिंगली ब्रीच हो, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है अगर आप पिछले 6 दिन को देखेंगे तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,133, 144 मीन 25,100 का जो कॉल राइटर है वहां पर जंप करके बैठा हुआ है। ये अगर कटेगा तभी आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। इसके उलट अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन एफ आई है, बैंक निफ्टी खरीद करके गया और निफ्टी सेल करके गया। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छा बेस बना हुआ है। यहां पर अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि
51,900 पर अच्छा पुट राइटर का बेस है, 51,800 पूरी तरह से, 51,800 700 पूरी तरह से पुट राइटर के कंट्रोल में है। 52,000 और ऊपर आपका कॉल राइटर का बेस है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो मुझे लगता है 51,707 756 ये इसका एक बेस है। राइजिंग 10 डे या राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है यहाँ पर। ये जो पुट राइटर का बेस है ये नहीं टूट रहा है। ऊपर क्या जोन टूटे तो बुलिशनेस रहे बैंक निफ्टी, वो है 51,909 952, जो बेसिकली 51,900 का पुट राइटर खड़ा है, बट उसको ब्रीच नहीं होने दे रहा है। सपोर्ट कहां से आ रहा है? एचडीएफसी बैंक से सबसे बड़ा सपोर्ट आ रहा है। जिस दिन एचडीएफसी बैंक सिंक करेगा उसी दिन ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए एनॉमली है यहाँ पर, बैंक निफ्टी एक नॉच मजबूत है, निफ्टी में वीकनेस है। अगर आज रिलायंस सपोर्ट करता है, जैसा देखिए डेटा मैंने आपसे शेयर किया कि 2700 को अच्छा पुट राइटर का बेस है, तो हो सकता है निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ एक बार कॉल राइटर का बेस कटता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो रिलायंस का सपोर्ट करना बहुत अहम है अगर बाजार को ऊपर की ओर जाना है। और बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक लगातार सपोर्ट दे रहा है। जिस दिन एचडीएफसी बैंक गिरता हुआ दिखेगा उस दिन फिर बैंक निफ्टी में भी कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सर, ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पे नजर आ रहा है निफ्टी के बनस्पत। आपको क्या लग रहा है सर, क्या ये आउट परफॉर्मेंस लंबा चलने वाला है? कितना टिकाऊ है ये? जी तो देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो एचडीएफसी बैंक विचेवर वे एक अच्छे टॉप ट्रेंड में है। आईसीआईसीआई बैंक को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक बार को बुलिशनेस देखने को मिल रही है। जिस तरह के बैंक के नंबर्स आए हैं, देखिए अभी छोटे बैंक का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नंबर आया है, ठीक ठाक नंबर है। तो एचडीएफसी बैंक का नंबर भी खराब नहीं आया था। तो देखिए अगर आप बैंक्स में देखेंगे तो ठीक ठाक ही नंबर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक से या एक्सिस बैंक से जिस दिन मिलेगा इंडेक्स को, उसके बाद ही एक बार तेजी इसके अंदर बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप सोचे लोन फाइटर के तौर पर एचडीएफसी बैंक इसको ऊपर सस्टेन करता रहेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए बुलिशनेस है। इसके मैं ये मान करके चलता हूँ एसबीआई यहाँ पर एक ऐसा है जो थोड़ा बहुत सपोर्ट लैंड करता हुआ दिखाई देगा। अगर यही चीज आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक से दिखाई देगी, तो जो बैंक निफ्टी का सबसे क्रुशियल रेजिस्टेंस है, जो मैं चाहता हूं कि टूट जाए, दैट इज समवेयर अराउंड 51,900 909 952। वो जो ऊपर की तरफ टूटेगा, जहां पर पुट राइटर का बेस भी है, लेकिन इसके बावजूद वो प्राइस एक्शन में कभी सस्टेन नहीं हो रहा है, वो टूटेगा तभी आप देखिए एक अच्छा बुलिशनेस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। ठीक है, 51,909 पार होना बहुत ही अहम है। 952 का लेवल जो है निफ्टी बैंक के लिए। 51,800 के आसपास हम बंद हुए तो 100-150 पॉइंट ऊपर की ओर अगर चलता है बैंक निफ्टी और वहां उस लेवल को पार करता है, सस्टेन करता है, तो फिर वो लेवल हो सकता है कि एक डिसाइसिव मूव के तौर पर बैंक निफ्टी की मदद करता हुआ दिखे। लेकिन बाकी बैंकों को भी एचडीएफसी बैंक के अलावा सपोर्ट करना होगा। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, आईटी, पीएसयू, मीडिया, निजी बैंक, फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कल के सेशन में गिरते हुए दिखे। तो आप ज़्यादातर देखेंगे ऑटो के साथ साथ जो डिफेंसिव पैक्स हैं वो भी प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। निजी बैंक भी कल के सेशन में गिरते हुए दिखे, जिससे फेडरल बैंक लीड कर रहा था। लेकिन रियलिटी में हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है और रियलिटी को सपोर्ट दे रहा है तेल, गैस, इंफ्रा और फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि मजबूती के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, गिरावट कहां से आई, कौन से शेयर गिर रहे थे, उसमें ट्रेंड सबसे आगे था गिरने वाले शेयरों की सूची में एमएनएम, इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। इसमें अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और बीईएल को भी आप शामिल कर सकते हैं। और सपोर्ट आ रहा था एचडीएफसी बैंक, जैसे हमने देखा, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम, एयरटेल, ये निफ्टी के गेनर्स में शामिल थे। और इसमें आप चाहें तो हिंडाल्को और बजाज ऑटो को भी शामिल कर सकते हैं। तो सर, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी तीनों जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं बाजार के, इनमें हम देख रहे हैं कि कुछ प्रेशर हाई लेवल से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्या डिफेंसिव्स की वजह से प्रेशर आ रहा है या फिर ये बहुत चल चुके हैं उस वजह से इनमें गिरावट हो रही है? करना क्या है इन तीनों डिफेंसिव सेक्टर्स में? तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली है, काफी चल चुके हैं। देखिए प्री रिजल्ट रैली ऑलरेडी इसके अंदर बन गई थी, काफी बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो एक हमें ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। तो अगर आप एचसीएल टेक को देखें, इसके अच्छे नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक कहीं ना कहीं स्टैग्नेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद मुझे लगता है एचसीएल टेक में 1830 का एक सपोर्ट है, बढ़ता स्लोली एंड ग्रेजुअली है 1985 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिलेक्टिव काउंटर्स हैं सभी स्पेसेस में।
जो हमने डिस्कस किया, वहां पर मुझे लगता है बुलिशनेस बिल्कुल बनी रह सकती है। आईटी के अंदर भी आप देखें तो मुझे लगता है HCL टेक एक फेवरेट काउंटर रहेगा। इन्फोसिस में देखिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग दोबारा देखने को मिली, एक सप्लाई जोन है 1980 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि एक सपोर्ट अच्छा 1900 के आसपास पुट राइटर का एक अच्छा बेस है। अगर स्टॉक सस्टेन करता है और 1980 के ऊपर चलना शुरू करता है तो ये इंडेक्स को भी अच्छे से सपोर्ट करेगा, 2120 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट से पहले सारे स्टॉक लगभग चल चुके हैं। रिजल्ट से पहले ज़्यादातर स्टॉक्स चल चुके हैं। ये तीनों डिफेंसिव सेक्टर्स की बात है, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी। और कुछ ऐसा ही रुझान सर हम ऑटो पैक में भी देख रहे हैं। इनके नंबर्स आने से पहले हम देख रहे हैं कि प्रेशर साफ तौर पे नजर आ रहा है। चाहे आप टीवीएस की बात कीजिए, एमएनएम की बात तो हमने करी ही, हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड, बजाज ऑटो के कल नंबर्स आए थे, मुनाफा इनका 9% बढ़कर आता हुआ दिखा। उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी हमने बनती हुई दिखी थी। कल हालांकि हल्के से गेंस के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो ऑटो एज अ पैक को लेकर नतीजे आने से पहले जो प्रेशर बन रहा है, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है? देखिए सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां पर अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है। अगर आप सुंदरम फास्टनर्स वगैरह को देखें, या इसके अलावा फॉर दैट मैटर जहां तक मुझे बजाज ऑटो में भी लगता है एक बेस बनने की कोशिश हो रही है। 12,000 के आसपास एक सप्लाई जोन है बजाज ऑटो में। ये अगर कटता है तो ऊपर की तरफ 12,500 13,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक बार ट्रैक्शन देखने को मिला। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है जैसे ही अपना प्रीवियस हाई करीब 4600 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट देगा, या आपको 5,000 5500 तक के भाव देखने को मिले। देखिए जो स्टॉक नहीं चले वहां पर आपको एक बार बुलिशनेस देखने को मिल रही है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अच्छा मूव हमें ऑटो में, आईटी में पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो ऑटो हुआ, आईटी हुआ, बाकी सभी सेक्टर्स जहां पे काफ़ी अच्छे मूव्स बन चुके हैं, वहां पे नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे नजर आ रही है। ब्रेड्स भी ऐसा ही इंडिकेट कर रही है मार्केट की। अगर आप एनएसई पर चढ़ने वाले शेयरों की बात करेंगे तो 1400 से ज़्यादा शेयर चढ़कर बंद हुए कल के सेशन में, लेकिन 1350 से ज़्यादा शेयर गिरकर भी बंद हुए। तो ऑलमोस्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि नेक टू नेक है, तेजड़ी और मंदड़ी एक रसाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 141 अंक गिरा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा और परफॉर्मेंस था, करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती थी। लगातार 7 दिन से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक तरफा जो रैली है वो देखने को मिल रही है। और 7 दिन में अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में 3,300 अंकों से ज्यादा का जो अपमूव है वो बनता हुआ दिखा है। कुछ गेनर्स की बात करें कल के सेशन में तो प्रिसिशन कैमशाफ्ट, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, आईएफबी इंडस्ट्रीज, रैलीज इंडिया जिसके नतीजे आए थे, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी, ये टॉप गेनर्स के तौर पर शामिल थे जहां तक स्मॉल कैप इंडेक्स की बात है। इसमें आप चाहें तो ब्रोकरेज शेयरों को भी शामिल कर सकते हैं एएमसी के साथ साथ। तो सर ये जो ब्रोकरेज पैक हुआ या एएमसी शेयर हुए, एंजल वन के हमने नंबर्स देखे तो उसके बाद आप देखिए ब्रोकरेज शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब तो एएमसी शेयर्स भी इस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एसआईपी के नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी शानदार हैं। भले इक्विटी में इन्फ्लोज कम होते हुए देखिए, लेकिन एसआईपी का आंकड़ा लगातार हर महीने हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो चाहे ब्रोकरेज हुए चाहे वो एएमसी शेयर हुए, इनमें जो दमदार एक्शन बन रहा है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है या इनसे दूर रहें? नहीं, देखिए जिस तरह का बुलिशनेस है, आप देखिए एचडीएफसी एनसी में एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है ये 5500 रुपए तक के भाव पर जाने की कोशिश करेगा। डिस्क्लोजर है क्लाइंट्स को 4300 रुपए के आसपास का रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है एचडीएफसी हो गया, यूटीआई एमसी हो गया, यहां पर एक अच्छा बुलिशनेस आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसको कैश ऑन करना चाहिए। यूटीआई में भी मुझे लगता है ऊपर की तरफ करीब 1440 तक के भाव भी खुल सकते हैं, 1330 का भाव है। तो यहां पर देखिए सिलेक्टिव पॉकेट्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आप ब्रोकिंग को देखें तो मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है, वहां पर अच्छा मूव आया है। तो अब कई ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहे हैं, लेकिन एएमसी में अगर आप देखें तो अभी भी काफी स्कोप सिलेक्टिव स्टॉक में है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकरेज के बजाय जो एएमसी स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी, यहाँ पे अभी भी बुलिशनेस बाकी है। तो यहाँ पे चाहे तो तेज़ी की पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी होती है, अमूमन उठापटक काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज के लिए आपको बाजार में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, चलिए आज की तैयारी शुरू करते हैं।
वीकली एक्सपायरी का दिन है सर, और कल हमने देखा था कि शिपिंग शेयरों में काफी अच्छा अपमूव बनता हुआ दिखा था, इन एंटिसिपेशन ही एक जो शिपिंग बिल है उसको मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। तो आप शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात कीजिए, जी शिपिंग की बात कीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की जहां तक बात है तो उसमें भी काफी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था। कोचिन शिपयार्ड की बात मैं बाद में करता हूं, लेकिन इन शेयरों में जो एक्शन बनता हुआ दिखा है सर, एंटिसिपेशन की एक बिल अप्रूव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि शिपिंग शेयरों में अभी खरीदारी करने के मौके हैं या फिर मुनाफा वसूली करें, क्योंकि ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके बंद हुए ये शेयर्स? जी शिपिंग का जिक्र मैंने पहले भी किया था संदीप जी, मुझे याद पड़ता है। तो जब बाजार गिर रहा था उस दौरान भी स्टॉक में काफी ताकत है, मुझे लगता है बिल्कुल ये ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड जारी रहेगा। तो यहाँ पर आप अगर लॉन्ग हैं तो बिल्कुल इसके अंदर बने रहे। मैं हमेशा कहूंगा जहां पर सिलेक्टिव पॉकेट्स में, देखिए जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है वहां बिल्कुल आपको मुझे लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए। उसमें से एक जी शिपिंग है, इसमें स्ट्रेंथ आप देखिए तो मतलब मुझे याद पड़ता है सितंबर के लास्ट वीक से ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू करेगी। अभी कम से कम 10 से 15% का मूव यहाँ पर और पेंडिंग है। ठीक है, तो जी शिपिंग डे हाई के आसपास कल भी बंद हुआ है, पहले भी इस स्टॉक को लेकर सर ने अपने रिकमेंडेशन दी है, अभी भी जी शिपिंग में दमखम बाकी नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही रुझान सर आपको कोचिन शिपयार्ड में भी नजर आ रहा है, जिसका एफपीओ खुला है, जो इसका फ्लोर प्राइस था वो 8-9% डिस्काउंट पे था जो परसों की क्लोजिंग थी वहां से जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और कल अगर आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल पोर्शन का सब्सक्रिप्शन खुला था उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स हमने बनते हुए देखे हैं, 2 गुना से ज़्यादा ये भरता हुआ दिखा है। 2.5% का ओएफएस है, इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी है 2.5% का, यानी कि कुल मिलाकर सरकार 5% हिस्सा बेचना चाहती है और कल ये 5% के निचले सर्किट पे बंद हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस ओएफएस में पैसा लगाना चाहिए कोचिन शिपयार्ड के, जो कि आज रिटेल के लिए खुल रहा है? देखिए अगर ओएफएस को देखें पर्सपेक्टिव तो मैं उसको अवॉइड करने की सलाह अभी दे रहा हूं, क्योंकि विचेवर भी देखिए अगर कोई गिरावट आती है तो ये 1400 रुपए तक एक बार गिरावट आ सकती है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली प्लेस्ड है 1500 रुपए पर अभी। तो मुझे लगता है जो सप्लाई जोन अभी इमीडिएट है वो करीब 1730 के आसपास है। 1730 के ऊपर चलेगा तो आप वैसे भी सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक लेते हैं तो आपको लगभग 1990 2120 तक के भाव आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस बाजार में मैं बिल्कुल ओएफएस को अवॉइड करूंगा। आप हिंडई आईपीओ में देख रहे हैं, देखिए बाजार में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं पोर्टफोलियोज में। जब कभी मार्क टू मार्केट लॉसेस होते हैं पोर्टफोलियो में उस वक्त लिक्विडिटी क्रंच रहता है और उस वक्त थोड़ा सा बाजार को वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखना होता है कि किन स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स को देखें या रियल एस्टेट को देखें जहां पर अच्छा ट्रैक्शन है, अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां पर मुझे लगता है पैसा लिक्विडिटी स्टॉक्स को चेस कर रही है। तो थोड़ा सा वाइज होना चाहिए, आप पैसे को सही जगह लगाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स रियलिटी में कुछ वैल्यूएशन वाइज लोगों को कंफर्ट आ रहा है, वहां पे M2M गेन्स भी नजर आ रहे हैं। एक सेक्टर और आपके सामने रखना चाहता हूं, या 2 सेक्टर्स हैं, एक तो है पेंट और दूसरा है OMCs, जहां पे या तो न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट है कि क्रूड गिर रहा है उसका फायदा देखने को मिला है, या फिर वैल्यूएशन का कंफर्ट है नहीं है, वो आप बताएं सर। लेकिन HPCL हुआ, OMCs के अलावा चेन्नई पेट्रो हुआ, कांसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, कल हमने काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ऑयल इंडिया में कल भी हमने देखा 5% से ज़्यादा की गिरावट बनती हुई दिखी। तो ये जो क्रूड का पूरा प्ले हो रहा है, जो क्रूड में गिरावट हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सारा जो न्यूज़ फ्लो है उसके मद्देनजर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए सर? जी तो देखिए मैं क्रूड के प्ले से बिल्कुल दूर रहूंगा, दर्शकों को ही बोलूंगा दूर रहे। उसका रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन है। देखिए पहले भी ये जिक्र हुआ था, मुझे याद पड़ता है मैंने बोला था कि टेक्निकल ये दिख रहा है कि लगभग 65 से $70 से के आसपास जो क्रूड ट्रेड कर रहा था, जब जिस दौरान यूएस स्पॉट पॉलिसी आई थी, ये बढ़ के $77-80 के आसपास आ जाएगा। आपने देखा उस तरह का ट्रैक्शन। देखिए क्रूड के प्ले को बिल्कुल मत प्ले करिए, आप ये देखिए कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। उसमें मैं आपको 2 प्ले देता हूं, आप उसको पकड़ के चलिए। पहला लीजिए इंडिगो पेंट्स। देखिए यहां पर आप देखिएगा रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कंपनी के। 1680 का भाव यहां आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। 1570 के ऊपर स्टॉक चला गया है, 1550 का बेस है। मुझे लगता है 1680 1800 तक के टारगेट इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपको ऑयल एंड गैस में प्ले करना है, पेट्रोनेट LNG को प्ले करिए। देखिए यहां पर एक अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बन गया है 345 रुपए पर। मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक 365 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये 380 400 तक के भाव यहां आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप HPCL, IOC और BPCL को देखिए तो संदीप जी ध्यान दीजिएगा, अगस्त के सेकेंड वीक से लेकर अभी तक स्टॉक रेंज बाउंड है, इन्होंने रेंज नहीं तोड़ा है।
एचपीसीएल को आप देखें नीचे 390, ऊपर 445, इसी जोन में ट्रेड हो रहा है। अगर आप आईओसी को देखें तो काफी लंबे समय से, लगभग 12 फरवरी के बाद से, लगभग पूरे साल से, लगभग 153 से लेके 175 के जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडर अगर आप हैं तो कंसोलिडेटिंग मार्केट में आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, थोड़ा लंबा व्यू रख रहे हैं, तो आप अटक सकते हैं। बीपीसीएल को देखें, यहां पर इकलौता तीनों में से ट्रेंड है जो थोड़ा सा सैक्रोसैंक्ट है, थोड़ा पॉजिटिव है। 332 का स्टॉप लॉस लगा करके आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 375 तक का। लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी को इस पूरे सेगमेंट पे, और गेल को मैं एक अलग अलग प्लेसमेंट दूंगा। मुझे लगता है गेल में भी एक अच्छा बुलिशनेस बना हुआ है। जैसे ये स्टॉक कहीं 246 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 280 तक के भाव यहां आपको देखने को मिलेंगे। तो पेट्रोनेट और गेल पर पॉजिटिव हूं। बीपीसीएल को स्विंग ट्रेड के लिए लिया जा सकता है। ओके, फेयर इनफ सर। ये तो पूरा क्रूड का प्ले हो गया, कैसे आपको क्रूड में जो गिरावट हो रही है या फिर जो मूवमेंट आ रहा है उसमें आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन सर क्रूड का जो इम्पैक्ट है काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि केमिकल शेयरों में भी देखने को मिला। जिस तरह से क्रूड गिर रहा है, केमिकल शेयरों में भी काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूँ। सुमिटोमो केमिकल हुआ, सुदर्शन केमिकल जहाँ पे एक पिछले हफ्ते एक्विजिशन भी हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया था, बाद में फिर से अब देखिए आप मूव बनता हुआ दिख रहा है। नॉसिल है, फिनोटेक्स केमिकल है, कैमलिन फाइन साइंसेस है, बहुत सारी कंपनियां हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी भी हम डिस्कस करेंगे, इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर्स भी ठीक ठाक थे, इनके मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं। तो केमिकल स्पेस में कुछ एक्टिविटी बनती हुई दिख रही है, क्या आपकी नजर है सर इस पूरे स्पेस पर? जी, तो देखिए, बिल्कुल देखिए, रैलिस इंडिया पे मैं पहले से ही पॉजिटिव था। रैलिस इंडिया मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता था लंबे समय में, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड भी है स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ पर जरूर एक बार बुलिशनेस बनी रह सकती है। लगभग 350 के आसपास का मैंने बाय का रिकमेंडेशन दिया था, टारगेट था 395 440। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल बुलिशनेस बनी रह सकती है। और हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी, देखिए इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल इसको आप 620 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। सुलेन ग्रेजुअली आपको 750 तक के भाव यहाँ पर हिमाद्री में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी अगर आप सारे स्टॉक्स को देखें तो एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बुलिशनेस बनी थी, काफी स्टॉक पिटा हुआ है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, बुलिशनेस बनी है स्टॉक में। तो अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे, थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहे, 260 पे स्टॉप लॉस लगा करके करीब 320 325 तक के टारगेट आएंगे। अगर ये 320, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर अच्छा रिजल्ट आता है और 320 का ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है ये स्टॉक बड़े रिटर्न दे, ऊपर की तरफ 350 360 तक जाने की ताकत रखता है। ओके, 350 इवेंचुअल और 360 तक के टारगेट्स भी अगर नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लेके चल सकते हैं। लेकिन सर फेस्टिव सीजन में हम देख रहे हैं कि अब कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में आप देखिए आईएफबी इंडस्ट्रीज हुआ, यहाँ काफ़ी अच्छा मूव था। वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेस, हेवल्स, डिक्सन टेक, इन सब में हम देख रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए क्या अभी भी कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे खरीदारी करने के मौके बचे हैं? जी, तो देखिए यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको भी रिकमेंड किया था अंबर एंटरप्राइजेस काफी नीचे के भाव पे। मैंने लगभग 1 अक्टूबर को रिकमेंड किया था 5500 के टारगेट के लिए, और जिक्र किया था कि देखिए जो ऑपरेटिंग EBITDA है वो स्लाइटली फर्स्ट क्वार्टर में गिरता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर डबल डिजिट का गाइडेंस है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी मैनेजमेंट का मानना है कि यहाँ पर भी मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट जहां से मेजर रेवेन्यू आता है 80% के आसपास, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वॉशिंग मशीन का जेवी है रेफ्रिजरेट के साथ वो ट्रैक पर है। और यहाँ पर आने वाले समय में भी आपको Q3 के बाद आप मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। तो स्टॉक पहले से ही चल रहा है और मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव है। मुझे लगता है ऑलरेडी इसके 5500 का टारगेट आके गया। मुझे लगता है 4690 तक यहाँ पर एक बार मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे मैं बहुत समय से पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा मूव बनेगा। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 1030 तक के भाव आपको पोजिशनली खुलते हुए दिखाई देंगे। इंडिगो पेंट देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया है। वीआईपी इंडस्ट्री देखिए, यहां पर भी मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में बहुत 3 करोड़ का प्रॉफिट आया था। पिछले साल लास्ट क्वार्टर में 55 करोड़ का लॉस था। स्टॉक सस्टेन कर रहा है। देखिए 502 के पास सपोर्ट है। मुझे लगता है धीरे धीरे 610 660 तक के भाव इसमें भी खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो ये कुछ एक स्टॉक है जहां आप चाहें तो बुलिश हो सकते हैं। कैंपस एक्टिववेयर में भी मैं बुलिश हूं। देखिए यहां पर आप देखिएगा कैंपस एक्टिववेयर के अंदर की बहुत अच्छा लगभग 35% का कैगर अगर ऑनलाइन सेल्स में देखिए पिछले 5 साल में। मुझे लगता है एक बार स्टॉक कंसोलिडेट होता है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो 380 420 तक के भाव यहां भी खुलेंगे। तो इस सेगमेंट में कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफी समय से पॉजिटिव हूं और कई सारी बेट्स मैंने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड की और आपको भी अलग अलग लेवल पे रिकमेंड किए। तो कैंपस एक्टिववेयर, वीआईपी इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई, अंबर एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस में 5,500 का टारगेट दिया गया था, वो अचीव होता हुआ भी नजर आया है। इनफैक्ट उसे ओवरशूट भी किया है। कल के सेशन में आप देखिए 5600 का जो लेवल है वो भी स्टॉक में पार होता हुआ नजर आया भी है। तो ये तो बात हुई फेस्टिव सीजन की, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करें सर, आपने रेलिस इंडिया की तो बात ऑलरेडी कर ली, बजाज ऑटो हमने डिस्कस कर लिया, हिमाद्री भी डिस्कस हो गया। एक केईआई इंडस्ट्रीज डिसाइसिव मूव था नंबर्स के बाद, अगर आप उसका चार्ट देख के भी बता पाएंगे उसमें किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? तो देखिए बिल्कुल केआई इंडस्ट्री को देखिए तो रिजल्ट एज सच कुछ खराब नहीं आया है कंपनी का, लेकिन ऑलरेडी काफी स्टॉक चल गया है, थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। तो उसकी वजह से देखिए स्टॉक की ठीक ठाक पिटाई होती हुई दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है, एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज बना हुआ है। बेस है 3900 रुपए, 3950 से लेकर के 4200। ये एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। स्टॉक अगर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके अगर 4800 के ऊपर, 4750 के ऊपर माफ कीजिएगा सस्टेन होता है, तब आपके इसके अंदर आपको बड़ी बुलिशनेस दिखाई देगी। 5600 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैनेजमेंट का आने वाले समय में भी गाइडेंस टॉप लाइन का 17-18% का है। तो मुझे लगता है मार्जिन का भी ठीक ठाक गाइडेंस है। तो अगर बाजार थोड़ा सा स्टॉक सेटल करता है 4750 के ऊपर तो 5500 के टारगेट इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप 4150 पे रख सकते हैं। डिप्स पे बाय कीजिएगा, अभी इमीडिएट एंट्री मत कीजिएगा। ओके, इमीडिएट एंट्री ना लें, बाय ऑन डिप्स करें। 4150 का स्टॉप लॉस है, अगर 4750 पार हो जाता है तो 5600 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। आज भी बहुत सारी कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें इन्फोसिस बड़ा नाम है, इसमें आप चाहें तो विप्रो को भी ऐड कर सकते हैं जिसने 1:1 का बोनस भी दिया था पिछले हफ्ते की बात करें। एक्सिस बैंक एक और बड़ा नाम है जिसके नंबर्स आने वाले हैं, और बैंकों में अगर आप देखें आईओबी, सेंट्रल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। और आईटी की ही बात करें तो एलटीआई माइंट्री, इसके भी नंबर्स आएंगे। इसके अलावा टाटा ग्रुप की दो कंपनियां, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा केमिकल्स, इसके भी नंबर आएंगे। और हेवल्स पॉलीकैब, दो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनियां हैं, इसमें पॉलीकैब को भी ऐड कर सकते हैं आप। 3 नाम हैं जिनके नंबर्स आने वाले, तो लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आने वाले हैं। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक सर, खासतौर पर इन्फोसिस, एक्सिस और विप्रो, जो 3 बड़े नाम हैं, उन पर तो अपनी राय दे ही दीजिए। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एनएससी 500 के 15 स्टॉक है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो दो तो पहले मैं आपके पसंदीदा बता देता हूँ जहां पर मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा है। जिंदल स्टेनलेस ले लीजिए और एक आप हेवल्स ले लीजिए, बाकी अभी मैं आपको तीनों हैवी वेट्स पे ही बताता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जिंदल स्टेनलेस को देखेंगे तो एक अच्छा बेस बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल एक बार मुझे लगता है कि अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक रहा है। कॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जिंदल स्टेनलेस में एंटिसिपेट हो रहा है। अगर स्टॉक 735 को नहीं तोड़ता है, ऊपर निकल जाता है, कहीं 780 के ऊपर सस्टेन होता है, बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर आएगा, ये स्टॉक आपको 850-900 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। सेकंड आप हेवल्स का ध्यान रखिएगा। देखिए हेवल्स में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। एक वॉलेटिलिटी स्क्वीज देखने को हमें मिल रहा है। एक बेस बना हुआ है 1900 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक कहीं 1975 1940 का भाव है, 1975 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बिल्कुल इसमें अंदर बुलिशनेस बनेगी। 2120 तक के भाव यहां आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए अगर आप इन्फोसिस को देखिए, जो मैंने अभी जिक्र किया, एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 1980 के पास से। पिछला आप देखें तो करीब 26 अगस्त के बाद से किसी भी सप्ताह में 1980 को इसने नहीं तोड़ा है, लेकिन नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना हुआ है 1870 के आसपास। तो 1870 अगर नहीं टूटता है इन्फोसिस के अंदर तो मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक 1980 को तोड़ेगा। 2120 तक के लेवल यहां आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। सेकंड अगर आप देखें विप्रो को, तो विप्रो में मुझे लगता है कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है। एक सपोर्ट बना हुआ है करीब 520 के आसपास, बस ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन है 550 को अगर तोड़ेगा तो इसके अंदर बुलिशनेस रहेगी। स्टॉक चला है, अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो बनाए हैं स्टॉक ने करीब जून के बाद से, तो ट्रेंड अच्छा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है अगर 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो धीरे धीरे अपना प्रीवियस हाई 580 उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश कर सकता है। और देखिए उसके अलावा अगर आप एक आपने और स्टॉक पूछा था संदीप जी, कौन सा था?
एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, जी। जी। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ा दारोमदार बैंक निफ्टी को चलाने का है। एक्सिस बैंक के ऊपर भी इसको अगर ये सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी को बड़ा पुश मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर एक बेस बना हुआ है कहीं 1130 के आसपास, आप देखेंगे 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा 1165 1190, ये वो जोन है 1160 से 1190 जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है। ये कटे ऊपर की तरफ, ये निकाले स्टॉक तो आपको ऊपर की तरफ स्टॉक 1240 1300 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और बैंक निफ्टी को एक नई एनर्जी देता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। तो यहां पर क्या एक बेस बना हुआ है स्टॉक के अंदर। लेकिन एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वीकली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हाँ बिल्कुल यहां पर खरीद लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का एक डिप मिला है, लेकिन बेस नहीं बना है। बेस बनेगा जब 1165 के ऊपर सस्टेन करेगा, 1153 का भाव है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई जिनके नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन सर आखिरी सवाल आपसे, थोड़ी समय की कमी है, जो स्टॉक्स आप रेकमेंड करें, हालांकि काफ़ी सारे स्टॉक्स की आप बात कर चुके हैं, जहां पे आपको लगता है कि छोटी या मध्यम अवधि में पैसा बन सकता है, वो स्टॉक्स बताइए। जी, तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछे छोटी और मध्यम अवधि में पैसे के लिए, तो मैं सबसे पहले मैं हाइकल का नाम लूंगा। हाइकल पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या है स्टॉक, बेसिकली एक सीडीएमओ है कंपनी। यहाँ पर देखेंगे स्टॉक को तो मुझे लगता है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। दिक्कत हुई थी यहाँ पर फार्मा सेगमेंट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इसको जो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट है वहां पर मार्जिन अच्छे हैं। फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत होती हुई दिखाई दी थी। देखिए, जिस तरह के ट्रायलिस इंडिया के आए हैं, ये दिखा रहा है कि ग्लोबल डिमांड इंटैक्ट है। तो हाइकल में देखिए एक अच्छा मूव बना है, इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा देखिएगा, अगर आप प्ले करना चाहें तो आप इमीडिएट अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो वोल्टास का फ्यूचर खरीदिए। 1785 के स्टॉप लॉस रखिए। 1990 2090 का टारगेट यहां आपको मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में जरूर बने रहिए। गोदरेज प्रॉपर्टी का देखिए, यहां पर एक बिलोंग कर सकते हैं। मैंने दिया है क्लाइंट्स को 3020 का स्टॉप लॉस है। 3525 के टारगेट यहां आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और पीवीआर आइनॉक्स को रखिए, 1640 का कॉल खरीदिए, 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 4663 के टारगेट यहां आते दिखाई देंगे। सब बॉटम आउट हो गया। पीवीआर के रिजल्ट में जो नेगेटिविटी थी सब सरेंडर हो गई। तो अब देखिए, ये 3-4 कॉल है जहां पर आप ध्यान रखिए। डीएलएफ का फ्यूचर खरीद सकते हैं सर, 862 का स्टॉप लॉस रखिए। 905 और 936 के टारगेट के लिए। तो सारा फोकस मेरा रियल एस्टेट और कैपिटल गुड में रहने वाला है सर। तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दो रियल एस्टेट नाम है, पीवीआर, इसके अलावा वोल्टास और हाइकल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप छोटी से मध्यम अवधि में पैसे लगा के चल सकते हैं, जहां पे अच्छी गुंजाइश है पैसा बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह हमारे साथ शामिल होने के लिए, सारे स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? जी देखिए, जितने स्टॉक्स मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किए 10-15 मिनट, और उससे पहले वो सब क्लाइंट्स को रिकमेंडेड पोजीशंस हो सकती है सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू संदीप जी, वेरी नाइस डे। थैंक यू सर। तो क्या खरीदें क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद करते हैं आज एक्सपायरी का दिन है, आपके लिए बहुत शुभ और बहुत प्रॉफिटेबल हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।